औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल फाइन। आप लोग ठीक ठाक होंगे। पहले तो मेरी तरफ से माजरत है कि मैंने वादा किया हुआ था कि मैं इंशाल्लाह 1 सितंबर से इसको स्टार्ट करूँगा। इस हमारी जो फ्री एजुकेशन की सीरीज़ है, पहले अगस्त का था लेकिन वो आगे होते होते इस पॉइंट तक आ गया है। उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ आज। वो रीज़न ये था कि समवेयर 19-20 जुलाई से ना मेरा एक इंगेजमेंट का इशू जो था वो चल रहा था, और फाइनली जो है वो संडे को, लास्ट संडे को जो है, 2 दिन पहले संडे गुजरा है, उसको मेरी इंगेजमेंट टूट गई है, कॉल ऑफ हो गई है। तो उस फेज़ के अंदर ना मैं चाह नहीं रहा था कि मैं कोई वीडियो बनाऊँ। उसमें सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि यार आप लोग कंटेंट देखते हैं कि आपको कुछ सीखने को मिलेगा। आगे से मैं कंटेंट में कोई ऐसी बातें कर दूं जो आपको समझ ही नहीं, जिसका फ़ायदा ही कोई ना हो रहा हो, क्योंकि मैं खुद उस मूड में नहीं हूँ, तो आपका टाइम ज़ाया होता है। एक तो ये रीज़न था। दूसरा उसमें रीज़न ये है कि अब चले हमारे पास एक सीधा फेज़ है, इसके बाद हम लोग बैक टू बैक वीडियोस बना के कवर कर लेंगे। टाइम पड़ा हुआ है, टाइम हमारा भी इतना ज़ाया नहीं हुआ कि हम लोग चीज़ें कवर ना कर पाएँ। दूसरा, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने रीच आउट किया था, इसके अंदर बहुत सारे दोस्तों ने रीच आउट किया था। मैं उनका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ, मशकूर हूँ इस चीज़ के लिए कि यार जो लोग इसमें इन मुश्किल टाइम मेरे साथ रहे। हम आज किस पे आते हैं। देखो, आज हमने किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे बात नहीं करनी। मैं आज कोशिश करूँगा उन क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए, उन कॉमन बातों का जो बातें बहुत ज़्यादा मुझसे स्टूडेंट्स ने पूछी हैं, रिपीट हो रही हैं पिछले दिनों के अंदर ना, कि सर इनका बता दें। ये बहुत सी चीज़ें जो है तैयारी से रिलेटेड है ओवरऑल। एक तो कॉमन क्वेश्चन ये आता है कि सर हम किसी सब्जेक्ट को कितना टाइम दें, क्योंकि अब महीना रह गया पेपर्स के अंदर। जो बच्चे अक्टूबर में पेपर दे रहे हैं कितनी पर महीना, 20 डेज, 30 डेज, 25 डेज रह चुके हैं। देखो, मेरा इसमें मौक़िफ़ ना हमेशा यही रहा है और यही रहेगा। ये डिपेंड करता है आपकी सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट की, आपकी किसी सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट कितना है, ठीक है, उस सब्जेक्ट के बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, उस सब्जेक्ट को करने में आपको टाइम कितना लगता है। देखो, मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। फ़र्ज़ करो पर्सनली मुझे जो है इकनॉमिक्स बड़ा पसंद है, एक बात बता रहा हूँ, ठीक है। इकनॉमिक्स के ग्राफ समझ आने के बाद ना आपके लिए वो सब्जेक्ट हलवा हो जाता है। जिस वक्त आपको इकनॉमिक्स के ग्राफ का थीम समझ आ गया ना कि ग्राफ्स कैसे वर्क कर रहे हैं, आप उसके बाद इकनॉमिक्स को इजीली समझ सकते हो, बाकी चीज़ों को। वो चीज़ समझने के बाद मुझे हो सकता है इकनॉमिक्स में घंटा भी ना लगे दिन के अंदर तैयारी करने में। कंपैरेटिवली हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा टाइम लगे। इसी की दूसरी मिसाल देता हूँ। मुझे खुद लिटरेचर, हालांकि मैं लिटरेचर खुद लिखने का मुझे बड़ा शौक है, लेकिन मुझे लिटरेचर पढ़ने का बहुत कम मुझे शौक है। मैं लिटरेचर पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं रखता, ठीक है। अब किसी बच्चे ने अगर लिटरेचर का सब्जेक्ट रखा हुआ है, हो सकता है उसको इतना इंटरेस्ट हो कि उसके लिए लिटरेचर पढ़ना, क्योंकि उसको इंटरेस्ट है, उसको मज़ा आता है उस चीज़ में, वो उसका पूरा पूरा दिन बैठ के पढ़ता रहे। उसका वो सुबह बैठे फजर के बाद रात को इशा तक जो है बस नमाज़ों का वक्फा निकाल के पढ़ता रहे पूरा पूरा लिटरेचर। उसके लिए वो सब्जेक्ट तैयार करना आसान होगा, मेरे लिए मुश्किल है कि मुझे उतनी देर बैठ के पढ़ा नहीं जाता। तो ऑब्वियसली बात है कि मुझे उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। कहने का मकसद ये कि यार ये अपनी सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरिएंस देखा करो। आमतौर पर स्टूडेंट सवाल कर रहे होते हैं ना, उनका मेन सवाल ये आ रहा होता है कि सर इशू ये है कि मेरा ना फ़लाँ दोस्त जो है वो इतना जल्दी कर लेता है फ़लाँ सब्जेक्ट, उसको कम टाइम लग रहा है, मुझे ज़्यादा लग रहा है। ये आपका कंसर्न नहीं है। एक बात याद रखना, ये जो कंपैरिजन है ना, ये रहता है सिर्फ यार 17, 18, 19 साल की एज से। उसके बाद आप लोग अपनी अपनी लाइफ में आ जाते हो, ठीक है। जब आप एक अपनी लाइफ में आ चुके हो ना, देयर इज़ नो कंपैरिजन लेफ्ट, ठीक है। तो इसमें इस चीज़ को ज़हन से निकाल दो। आप अपना देखो कि यार मेरी तैयारी किस चीज़ से बेहतर हो रही है। दूसरा, स्टूडेंट्स ने मुझसे सवाल किया कि सर हमें क्रैश कोर्स थोड़ा लेने चाहिए नहीं चाहिए। देखो, इसमें मेरा मौक़िफ़ बड़ा डिफरेंट है। मैं आपको सिंपल मौक़िफ़ बता देता हूँ। फ़र्ज़ करो, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक टीचर है जिनको मैं पसंद नहीं करता। आप मेरी राय को मानते हो, मेरी बात समझना इसमें। आपको मेरी राय सही लगती है, आप मुझसे राय मांगते हो कि सर एक XYZ टीचर है, मैं उनके पास पढ़ना चाहता हूँ, ठीक है। मुझे पर्सनली बंदा पसंद नहीं है, मैं आपको कहता हूँ कि यार ना पढ़ो उससे। मुझे क्या नुकसान हो रहा है? कोई नुकसान नहीं होगा। मैं आपको कहता हूँ किसी से पढ़ लो, ठीक है। आप उसके पास जाके पढ़ना शुरू कर देते हो, फिर भी मुझे कोई फ़ायदा नुकसान नहीं है। अगर आपका कल को वो आपको सही नहीं पढ़ाता, आपका कोई नुकसान हो जाता है। दो चीज़ें मेरे ऊपर नहीं आ रही। अब यही मेरी मिसाल हर एक पे अप्लाई कर लो। देखो, एक बात समझो यहाँ पे, आपको अगर किसी टीचर को लगता है कि यार ये टीचर, इन टीचर के साथ जो है मेरा मेंटल कैलिबर मैच कर रहा है, मैं इनके साथ चल सकता हूँ, मुझे इनके साथ पढ़ते हुए मज़ा आएगा, मैं इनके साथ पढ़ते हुए सब्जेक्ट को समझ जाऊँगा, कर दो स्टार्ट ट्यूशन। ये आपने बैठ के खुद एनालाइज करना है। कि अक्सर बच्चों का सवाल आता है सर कॉलेज ज्वाइन करें ना करें, हम क्रैश कोर्स ले ना लें, हम 2 टाइम ट्यूशन पढ़ रहे हैं, सुबह स्कूल पढ़ रहे हैं, शाम को ट्यूशन ले रहे हैं। अपने आप से पूछो कि यार क्या आप, देखो पहला सवाल आता है कि सर हम प्राइवेट हो जाएं। मेरा उसमें आपसे क्वेश्चन ये है कि यार क्या आप प्राइवेट रूटीन के साथ अपनी स्टडीज़ को मैनेज कर सकते हो? क्योंकि अमूमन इस तरह होता है, मैंने यूजुअली देखा ही है स्टूडेंट्स के अंदर एटलीस्ट, कि अगर आप प्राइवेट रूटीन पे आ जाते हो ना, तो बच्चा अपनी पढ़ाई को मैनेज नहीं करता। वो आ जाता है कि फिर मैं सुबह 2 बजे उठूंगा आराम से, रात को फिर वो करके जाके फिर ट्यूशन पढ़ लूँगा। वो टाइम ज़ाया करने की तरफ चले जाते हैं। अगर आपसे मैनेज हो सकता है, आप अपनी रूटीन को मेंटेन रख सकते हो, बेशक प्राइवेट दे लो, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सारी मिथ्स हैं कि प्राइवेट की मार्किंग मुश्किल होती है, ये होता है वो होता है, कुछ नहीं होता है ऐसा। वही मार्किंग वही पेपर आता है, कोई इस तरह का इशू नहीं है। दूसरी बात आ जाती है, नेक्स्ट चीज़ आपने ये देखनी है कि क्या यार उस सब्जेक्ट को आप खुद पढ़ सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल सोशियोलॉजी O लेवल का सब्जेक्ट है, ठीक है।
इसको आप घर बैठ के पढ़ सकते हो। इस सब्जेक्ट में कोई ऐसी रॉकेट साइंस है ही नहीं कि आपको ट्यूशन पढ़नी पड़े। मैं आपको इसमें मिसाल देता हूँ। हमारे यहाँ पे केमिस्ट्री के टीचर हैं, मेरे स्कूल में खैर नहीं थे, दूसरे स्कूल में थे, उनके साथ खैर एक यानी फैमिली ताल्लुक भी था। तो मुझे कहीं ना, जब मैंने फर्स्ट टाइम रखा है तो मैंने सोशियोलॉजी एज एन एक्स्ट्रा सब्जेक्ट रखा हुआ था ओ लेवल का। मुझे हमें किसी दावत पे वो मिल गए, तो उन्होंने पूछा यार सुनना है तुमने सोशियोलॉजी रखा हुआ है? मैंने कहा जी सर रखा हुआ है। तो कहते यार एक काम करो, मुल्तान ना फलां टीचर है, उनके पास 2 महीने पढ़ाओ, संडे पढ़ाएंगे आपको और तैयारी हो जाएगी। अब आप इस चीज़ को देख सको, मैं भावलपुर रहता हूँ, मेरे लिए दूसरे शहर शिफ्ट होकर उसको पढ़ना मुझे मशवरा ये दिया कि दूसरा शिफ्ट होकर पढ़ लो। मेरा खुद का एनालिसिस ये है कि सोशियोलॉजी ओ लेवल का वो सब्जेक्ट है जिसको आप आराम से बैठ के बुक से पढ़ो, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। हो सकता है कोई स्टूडेंट ऐसा मौजूद हो जिसको सोशियोलॉजी खुद पढ़ के ना समझ आ रहा हो, ये आपने खुद से एनालाइज करना है कि यार मुझे खुद पढ़ के समझ आ रही है, नहीं आ रही, आप ट्यूशन रख लो। दूसरी चीज़ ये, इसी तरह इसमें जो मेन बात और आती है, अब आ जाता है क्रैश कोर्सेज का इशू। देखो क्रैश कोर्स के अंदर जो चीज़ आपने जहन में रखनी है वो ये है, क्या वो क्रैश कोर्स आपको कोई ऐसी चीज़ ऑफर कर रहा है आखिरी 10, 15, 20 दिनों के अंदर जो आप खुद नहीं कर सकते। देखो लास्ट 20, 25 डेज, 15 डेज ये इंतहाई क्रूशल होते हैं। इसमें आपने अगर पूरा साल ही पढ़ा हुआ है ना और ये टाइम आप ज़ाया कर देते हो, आपका पेपर 99% का चांस है कि अच्छा नहीं जाएगा। आपने पूरा साल नहीं पढ़ा हुआ लेकिन इस टाइम को आप बहुत अच्छे तरीके से एक ये नहीं होता ना मैनेज ज़हन के साथ आप इसको यूज़ कर लेते हो, आपके चांसेस हैं कि आपका पेपर बहुत अच्छा चला जाएगा। अब आप वो लास्ट 25, 30, 15 डेज या जो 1 महीना है, 1.5 महीना है, उसको आप लगा देते हो किसी ऐसे क्रैश कोर्स के अंदर जो आपको कुछ नहीं सिखा रहा। आप वहाँ जाके गप्पे मार रहे हो, आप वहाँ जाके रिलेशनशिप्स वाला के इशू में पड़े हुए हो, आप वहाँ जाके जो है ना स्नूकर वाला खेलने चले जाते हो, आप इस तरह का काम, या आपको जो टीचर है वो टाइम नहीं दे रहे, आपको पढ़ा नहीं रहे, समझा नहीं रहे, आपको कोई नई चीज़ बताने लग रही है, आपने वही जो पूरा साल पढ़ा है वही बैठ के दोबारा पढ़ रहे हो। आप ऐसे क्रैश कोर्स को अवॉइड करो। आप कोई ऐसा क्रैश कोर्स पकड़ लेते हो जहाँ पे आपको लगता है कि यार ये टीचर जो है जो मुझे यानी पास पेपर्स करा रहे हैं, इन पास पेपर्स की जो मुझे चीज़ें समझा रहे हैं, मुझे इससे बेनिफिट हो रहा है, जरूर रखो। 1 या 10 क्रैश कोर्स पढ़ो। ये चीज़ आपने एनालाइज करनी है। ये देखो ये वन होता है ना, वन सिस्टम जज ऑल वाला सिस्टम नहीं होता कि यार एक चीज़ से आप हर एक को परखोगे, इस तरह नहीं होता कि देग में से एक चावल निकाल दिया सारे टीचर उस तरह हो गए, इस तरह नहीं होगा। आप उस पर्टिकुलर पर्सन टू पर्सन चेक करोगे कि यार ये जो फलां टीचर फलां सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं क्या इनके साथ मेरा मेंटल कैलिबर मैच करता है। अगर आपको लगता है ज़रूर पढ़ो, आप 1 या 10 ट्यूशन पढ़ो। नहीं करता उस टाइम को ज़ाया ना करो, घर बैठ तैयारी कर लो, बहुत अच्छा टाइम है उससे, यानी कि आपको काफ़ी टाइम होता है, उसमें आप बहुत कुछ कवर कर सकते हैं। एक और चीज़ आती है राइटिंग के ऊपर। देखो आपके पेपर पे कहीं ये नहीं लिखा होता कि आप फाउंटेन पेन यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, मेरी बात को समझना। सिवाय जो आपकी MCQ की शीट आती है कि कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर वहाँ आपने पेंसिल से फिल करना होता है। लेकिन ये है कि वैसे आपको ये उसमें एक कॉमन जो हमारे यहाँ मिसकंसेप्शन है वो क्या होती है, हमारे यहाँ कॉमन मिसकंसेप्शन ये है कि वहाँ लिखा होता है डोंट यूज़ रिमूवेबल इंक, ठीक है। अगर आप इस वर्ड को बाल से खाड़ोगे ना इसकी, तो फिर इसका मतलब तो ये है कि हर इंक रिमूवेबल है। आपको पता होगा पॉइंटर की इंक के लिए भी ना एक रबड़ आती होती है, खास रबड़ आती होती है, उसको रब करो तो पेज थोड़ा सा उखड़ जाता है, लेकिन आपका पॉइंटर की इंक रिमूव हो जाती है। इस तरह तो दुनिया की हर इंक रिमूवेबल है। परमानेंट जो मार्कर होता है उसकी इंक भी रिमूवेबल होती है। इस तरह नहीं आपने बात पढ़ा। रिमूवेबल फ्लूइड का मतलब ये होता है कि जिससे आप लिखो और बाद में वो उड़ जाए। वो बच्चों में आपको याद होगा बचपन में पेन आया करते थे, मैसेज लिख दिया फिर वो उड़ गया, फिर लाइट मार के देखा। इस तरह की चीज़ जो है उसको आपने यूज़ नहीं करना। आप फाउंटेन पेन यूज़ कर सकते हो। मैंने अपने मोस्टली पेपर फाउंटेन पेन से दिए, मैं पॉइंटर नहीं यूज़ करता। अब उसकी रीज़न सुन लो। पॉइंटर का मसला ये है, पॉइंटर का पहले बेनिफिट बता देता हूँ। बेनिफिट क्या है कि उसमें इंक लीक नहीं होती। पॉइंटर से इंक जो है ना लिखते हुए आपकी पेन का इशू होता है, आपका वो पेज थोड़ा सा, पेपर का जो पेज होता है थोड़ा सा मोटा पेज होता है, खुरदरा पेज होता है, उस पर अक्सर पेन की इंक से ना, अगर आपने कोई मतलब कि पेन आपने पहले चेक नहीं किया हुआ, हो सकता है उससे इंक लीक करे, हो सकता है उसमें से इंक के स्पॉट्स बनने लग जाते हैं, वो पेपर को फिर आपका इंप्रेशन ख़राब करता है। इंप्रेशन के मार्क्स नहीं होते पहले बता रहा हूँ, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ वो आपके हो सकता है कटिंग वाला ज़्यादा हो जाए। कंपैरेटिवली पॉइंटर की इंक इस तरह निकलती है। लेकिन पॉइंटर के बारे में ये बात वैसे जनरल होती है कि पॉइंटर के उसका जो इनका स्टाइल है उसमें आपकी राइटिंग स्पीड उतनी नहीं आ पाती। अब ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं वो लिखते ही पॉइंटर से हैं। मैंने पॉइंटर पर्सनली बहुत कम यूज़ किया, मुझे नहीं पसंद, मैं फाउंटेन पेन यूज़ करता हूँ। ये भी डिपेंड करेगा आपने करना क्या है। पेपर से पहले मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि जो A4 साइज़ का पेज होता है ना, 80 ग्राम 90 ग्राम वाला पेज, इसके ऊपर प्रैक्टिस करके देखा करो। क्योंकि हम यहाँ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं लूज शीट्स के ऊपर। ये जो दस्ते के पेज आते हैं उनके पेज क्वालिटी में और आपके उसकी पेज क्वालिटी में ज़मीन आसमान का फर्क है। जो पेपर में पेज आता है उसके ऊपर लिख के चेक करो। अगर आपको कोई पेन आपका हाथ सूट करता है उससे करो। बॉल पेन सूट करता है, बॉल पेन से कर लो बेशक। अक्सर आपको देखा होगा बच्चे बॉल पेन पेपर अटेम्प्ट करते हैं। बस ये हो कि ऐसी इंक ना हो जो खुद ब खुद रिमूव हो सके, ठीक है। और इसमें क्या चीज़ आती है, पेंसिल पेपर अटेम्प्ट नहीं करना, वो सिवाय जो डायग्राम वगैरह की चीज़ें होती है इसके अलावा आपने नहीं, पेंसिल से नहीं आते, पेन से करना होता है। फिर एक आता है कि सर ब्लैक पॉइंटर जरूरी है या ब्लू, उन्हें लिखा होता है ऊपर सामने लिखा होता है कि आप ब्लैक और ब्लू दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, आप कोई भी यूज़ कर लो। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और आती है कि हमने जो तैयारी करनी है, हाँ इसमें यार एक जनरल रूल है। जनरल रूल से मुराद ये कि ये बड़ा कॉमन रिपीटेटिव रूल है। जिस भी सब्जेक्ट में आपका
MCQs का पेपर एग्जिस्ट करता है ना, एनी सब्जेक्ट जिसमें आपका MCQ का पेपर एग्जिस्ट करता है, उसके लिए आपने ये रूल रखना है कि यार MCQ पेपर में ना मोस्टली क्वेश्चंस या तो रिपीट हो रहे होते हैं या सेम क्वेश्चन टाइप में फिगर्स चेंज हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप अकाउंटिंग का पेपर उठा लो पहला, ठीक है, तो उसके अंदर जो है ना या तो आपको वही जो थ्योरी वाला पार्ट है सेम वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे होंगे मुख्तलिफ अंदाज से, क्वेश्चन का स्टाइल चेंज होगा, क्वेश्चन वही होंगे, या क्वेश्चन एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट सेम होगा, सिर्फ उसमें अमाउंट्स बदली होंगी, ठीक है। तो MCQ पेपर्स के लिए कोर वैल्यू ये होता है कि जितने हो सके पास पेपर्स करें। पास पेपर अगर आप अपने जो सिलेबस चेंज से पहले वाले भी करना चाहते हैं तो जो चेंज वाली चीज़ें उनको साइड पर रख के बाकी आप वो भी कर सकते हो, कोई इतना इशू नहीं है। हाँ, ये मैंने देखा है कि बहुत सारे तो नहीं, कुछ टीचर्स का मैंने देखा है, मुझे पर्सनली चीज़ पसंद नहीं आई, वो आपको 1980s के पेपर्स करा रहे होते हैं, 1970s के करा रहे होते हैं, पता नहीं हो सकता है कि कहीं से सन 1000 के भी ले आए जब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बनी भी नहीं होगी। कहने का मकसद ये है कि इतना आपको उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। जो रीसेंट पेपर्स होते हैं ना, रीसेंट पिछले 10 साल 12 साल, अगर आप उसके दोनों वेरिएंट्स कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा पेपर्स हैं यार, इससे ज़्यादा इतना पेपर इतना रिसोर्स होता है। मुझे याद है कि मैंने पेपर प्रिंट कराए थे, इतने पेपर का वो सेट बन जाते हैं पूरे जो आप अटेम्प्ट कर सकते हो हर सब्जेक्ट के, ठीक है, दैट इज़ मोर देन अनफ। इससे ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब आ जाता है हमारा जो है कुछ सब्जेक्ट्स का जिनका इशू आता है स्टूडेंट्स को कि यार जैसे है ना अपना ये कॉमन, जिस तरह कॉमनली मैथ्स में इशू आता है, मैथ्स के अंदर फिजिक्स में इशू आता है, इस तरह का केमिस्ट्री में आता है। इन चीज़ों में इशू क्या आता है कि सर फॉर्मूला रट्टा मारा था वो लग नहीं रहे। आप जब तक फॉर्मूला को रट्टा मारने के बजाय समझना शुरू नहीं करोगे आपके पेपर्स में अटेम्प्ट अच्छी नहीं होगी। उसका रीज़न ये है, कैम्ब्रिज ने कहीं नहीं कहा हुआ कि हम आपको यही फार्मूला इसी अंदाज से देंगे, सिवाय अपार्ट फ्रॉम अ वेरी फ्यू फार्मूला है, ठीक है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स के अंदर बहुत सारी इस तरह के फार्मूला हैं जो चेंजेबल हैं। जैसे मैथ्स के अंदर मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ, मैथ्स में जो मेजरमेंट का मेंसुरेशन के चैप्टर से क्वेश्चन आता है, अब उस क्वेश्चन के अंदर आपको इस चीज़ का अंदाजा होना चाहिए कि वो कभी भी आपको ऐसा कोई शेप नहीं देता जहाँ डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई हो रहा है, वो 2-3 शेप्स को जोड़ देता है। उसमें आपको ऑब्वियसली बात है ये समझना पड़ता है कि यार इसका कौन सा पार्ट फार्मूला का जो है वो कवर हो चुका है, उसको हम लोग सरफेस एरिया में नहीं ला सकते, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस तरह की चीज़ों को जब आप उसको समझ के पढ़ोगे आपको आसानी होगी। अब इसमें मसला क्या है कि कुछ बच्चों का महीना रह गया, महीना जब रह जाए ना तो मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ, एटलीस्ट मेरी रिकमेंडेशन यही है, आपका हो सकता है आप किसी और तरीके से बेहतर समझते हो, आप कर लो। मेन चीज़ ये है कि आप जब इतना कम टाइम बीच पीछे रह जाता है ना, पहला फोकस रखो, यानी आपका फर्स्ट फोकस होना चाहिए कि यार आप टॉपिकल पेपर से स्टार्ट करो। अगर आपने अब तक पास पेपर्स नहीं किए, अगर आपने पहले टॉपिकल पास पेपर कर लिए, गो टू ईयरली पेपर्स। अगर आपने अभी तक जो आपके ये है ना, जैसे मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, अकाउंटिंग हो गया, इकोनॉमिक बिजनेस तो है नहीं, इकोनॉमिक्स हो गया, इस तरह के सब्जेक्ट्स में स्टार्ट उसका टॉपिकल पेपर से करो। उसका रीज़न ये है कि जो टॉपिक हो जाए कम से कम वो तो पूरा होगा ना। ये तो नहीं होगा पूरा पेपर करके 10 गलतियाँ की हैं तो अगला पेपर उठाओ फिर भी 10 गलतियाँ रिपीट हो रही हो, इस चीज़ को अवॉइड करना। बाकी जो आपके कोर थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स हैं जैसे बिजनेस है, इस तरह के सब्जेक्ट्स जो हैं, इनमें मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, बेशक एक दिन रह गया हो ना, पहले बुक को फोकस करना, इनके नोट्स जितने भी कॉम्प्रिहेंसिव बना लो। जैसे बिजनेस स्टडीज़ है ओ लेवल का भी है, ए लेवल का भी है, सोशियोलॉजी है ए लेवल का, साइकोलॉजी है ए लेवल का, इसके अलावा आपका इकोनॉमिक्स भी, इवन जो ओ लेवल का इकोनॉमिक्स है इसमें सूजन ब्रांड वाली बुक लगी हुई है। मकसद ये कि इन सब्जेक्ट्स के अंदर ना इशू, या आपका कंप्यूटर साइंस है ओ लेवल का पेपर 1 है, ए लेवल का पेपर 1 और पेपर आपका यानी कि जो थ्योरी वाला पेपर है, बेसिकली समझाने की बात ये कि इनमें पहले आपने बुक को फॉलो करना है। बेशक आपका एक दिन रह गया हो, इसमें जितने भी कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स ले लोगे ना किसी के, उनके नोट्स में उतना नहीं हो सकता जितना बुक में मौजूद है। और बुक में से कोई चीज़ मिस कर दोगे तो पेपर में फिर आप ये सोच लोगे यार तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया, तो इस चीज़ को आपने मिस नहीं करना। बाकी इंशाल्लाह कल से स्टार्ट करते हैं, कल से इंशाल्लाह होपफुली ना सब्जेक्ट वीडियोस आने शुरू करते हैं। कॉमर्स का मेरे जहन में है, बिजनेस सब्जेक्ट्स का बायो के बच्चे ने कहा हुआ है मुझे याद है, तो होपफुली इंशाल्लाह इसको मुकम्मल करेंगे। बाकी यार इनको आगे स्प्रेड जरूर करना, क्योंकि अब मैंने काफ़ी अर्सा जो है इसी काम पर फोकस करना है। काइंड ऑफ अ रिडेम्पशन होती है, वीडियो खत्म हो चुकी है, अगर इस बात में आप खत्म करना चाहते हैं कर सकते हैं, वैसे एक बात कर रहा हूँ, काइंड ऑफ ना रिडेम्पशन होता है, यानी कि फॉर मी एटलीस्ट ये जो फ्री एजुकेशन वाला काम है ना, व्हेन आई एम लाइक एट माई रॉक बॉटम, जब मैं अपनी ज़िंदगी में किसी रॉक बॉटम पॉइंट पे होता हूँ ना, वो पॉइंट है जहाँ से मुझे होता है यार क्या करना है। जब भी मैं इस फ्री एजुकेशन वाले काम को शुरू करता हूँ, इट गिव्स मी अ वे आउट ऑफ इट, यानी मुझे एक तरीका मिल जाता है सबसे निकलने का, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट कि आप लोग उस कम्युनिटी का हिस्सा हो। अगर आप लोग सुनते ही ना होते, ठीक है, तो फिर ऑब्वियसली बात है वीडियो में फ़ायदा कोई नहीं था। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बाकी यार दुआ करना, थोड़ा सा टफ फेज है मेरे लिए, ताकि इसमें इजीली निकल जाऊँ। एक मेंटल स्टेट होती है, उस स्टेट में से ये है कि जितना भी बंदा ऊपर से है वो कर ले, लेकिन अंदर से एक चीज़ फील हो रही होती है। तो होपफुली आगे अल्लाह ताला मालिक है, इंशाल्लाह पहले ही बहुत मसलों से निकले हैं, यहाँ भी स्केप मिलेगा। बहुत शुक्रिया यार।